Good afternoon, students. We were studying the chapter electricity, and till now we have done several topics. We have understood about the charge, current, potential difference, resistance, and the dependency of resistance on various factors. Okay, now the next topic is the resistance of a system of resistors. So first, what do you understand by this topic? Let's assume you have a room, okay? In that room we can have several resistors, which simply means कि आपके एक रूम में कई सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। तो उन सभी इक्विपमेंट्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंसेस किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो अगर पूरे कमरे का रेजिस्टेंस पता करना हो, हाँ, उस सर्किट में पूरे रूम का रेजिस्टेंस पता करना हो, तब हमें क्या करना पड़ता है, उस सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। ओके, तो इसी तरीके के जो रेजिस्टेंसेस के, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस के जो सिस्टम बनेंगे, उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। Here we have they have given several things. अगर जब हमारा सिस्टम का रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही एप्लीकेबल होती हैं, ओम्स लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, so let's understand first. We have two kind of systems. In fact, we will get into things. First, let's understand simple systems. Okay, the figure 12.6 shows resistors in series. Okay, so when the resistances are said to be in series, like here we are given three resistances: the resistance R1, R2 and R3. Okay, we have three resistances and they are connected end to end in the system. So this kind of system is known as a series connection of resistors. Okay, जब हमारे रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो ये हमारा कैसा कनेक्शन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है। बाकी सर्किट एलिमेंट्स वैसे ही हैं, बैटरी, एमीटर करंट नापने के लिए, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और वोल्ट मीटर जो है वो आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन या दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सो रजिस्टर्स इन पैरेलल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वी वर हैविंग द सेम रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3. Okay, so what we have done is we have taken point A and B and we have connected all the resistance in this parallel fashion. Okay, one end of the resistance is at one point and another end of the resistance is at another point B. In this fashion of connection is known as resistance in parallel. Connection of resistance in parallel. Rest all the elements are same: battery, emitter, switch and voltmeter. तो आपका एक्चुअली वोल्ट मीटर के कनेक्शन से आप देख रहे होंगे ना कि आपका एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट है ना, या ए पॉइंट और वी पॉइंट के बीच में आपने लगाया है, तो ये ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बताएगा। फाइन, एमीटर सर्किट में बीच में लगाया जाता है तो टोटल सर्किट से करंट फ्लो होने वाला जो है वो हमें पता चल जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें और डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा। रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, सो व्हाट happens to the value of current when a number of resistances are connected in series in the circuit? What would be their equivalent resistance? Let us try to understand that. मतलब क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके एक सिस्टम में या एक रूम की बात कर रहे थे, आपके एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज हैं, तो अगर हम उस पूरे कमरे का टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को हमें
इस चीज़ का तरीका हमें पता करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटी 12.4। ज्वाइन 3 resistors of different value in series, connect them with the battery, an emitter and a plug key shown in the figure। ओके, आपके रेजिस्टेंसेज 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम है और बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। ओके, प्लग की नोट एमिटर रीडिंग। तो जब प्लग द की एंड नोट द एमिटर रीडिंग, आपने की को प्लग किया और एमिटर रीडिंग को नोट किया, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या है 6 ओम है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। तो आपका V इक्वल्स टू क्या होगा IR। तो आपका पोटेंशियल 6 है, करंट पता करना है आपको और रेजिस्टेंस भी टोटल 6 है। तो I आ जाएगा 6/6 यानी कि 1 एम्पेयर। ओके, तो आपका करंट यहाँ पर कितना है 1 एम्पेयर। अच्छा, अगर हम क्या करें कि इफ वी replace all these 3 resistances by another resistance of 6 ohm, then what will be the current? Obviously same। तो एक्चुअली में इस केस में आपसे सवाल जो यहाँ पर लास्ट में पूछा है, चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स। अच्छा, एमीटर की पोजीशन कहीं भी आप बदल करके देखें, है ना। नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम, डू यू फाइंड एनी चेंज? ऑब्वियसली वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रा आप इस बात को समझें कि रजिस्टर मतलब करंट के जाने का कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं सर्किट में। हाँ, जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं आप देख सकते हैं कि यही रास्ता है जाने का। तो जब यही रास्ता है तो ऑब्वियसली सारा का सारा करंट वहीं से जाएगा। ओके, हाँ, तो यानी कि पूरे सर्किट में उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा। चलिए एक्टिविटी 12.5 देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन दिस एक्टिविटी इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड ऑफ X and Y of the series combination of 3 resistors as shown in the figure 12.8। and plug the key in the circuit, note the voltmeter readings if it gives the potential difference across the series combination। फाइन, सी व्हाट वी आर डूइंग इज, आपका जो ये हमारा एक्चुअली फिगर था, इसमें जो हमारा पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में जो हमारा वोल्ट मीटर है, तो वो तो ये बताएगा कि X और Y यानी कि तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बताएगा, है ना। और जो यहाँ पर कहा गया है कि X और P के बीच में एक हमने वोल्ट मीटर लगाया, फाइन, ओके, और दूसरा हमने Q और S के बीच में लगाया, तीसरा हमने T और Y के बीच में लगाया। अब ये आपका X और P के बीच में V1 है, Q और S के बीच में V2 है और T और Y के बीच में V3 है। मतलब कुछ आप यूँ समझ सकते हैं कि जो भी हमारी बैटरी वर्क कर रही है करंट को एक पूरा सर्किट में ले जाने में, उसमें से कुछ वर्क ये रेजिस्टेंस R1 खा रहा है, कुछ वर्क रेजिस्टेंस R2 खा रहा है और कुछ आपका R3 खा रहा है। अगर इन तीनों को, है ना, हम ऐड कर दें तो ये हमारा टोटल बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टेक आउट द प्लग की एंड डिसकनेक्ट द वोल्ट मीटर, नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड्स X एंड P। मतलब ये अलग अलग सभी के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, एक एक करके कनेक्ट किया। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। हाँ, लेट इट बी V1। इसी तरीके से हमने V2 मेजर किया और V3 मेजर किया। हाँ, तो अब हम रिलेशनशिप देखेंगे कि V1, V2, V3 में क्या होगी। एक बार फिर से एक्टिविटी का इसेंस समझा देता हूँ कि एक बार आपने क्या किया, जो हमारा सबसे पहला फिगर था उसमें ओवरऑल वोल्टेज हमने निकाला कनेक्ट करके, फिर हमने हर एक के अक्रॉस R1 के अक्रॉस R2 के अक्रॉस अलग अलग हमने वोल्ट मीटर लगा करके उनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया V1, V2, V3। तो जब हमने ये चारों पता चल गए तो हमने देखा कि इन तीनों जो छोटे वाले वोल्टेजेस थे, है ना, ये इंडिविजुअल वोल्टेजेस थे, उन तीनों का सम यानी एडिशन
हमारे ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जो कि हमारा बैटरी का पोटेंशियल होता है। क्लियर हो गई बात? वेरी फाइन। अच्छा, अब जरा बात करें, है ना, समझिएगा। ओम्स लॉ हम लोगों ने किया था। ओम्स लॉ किसी भी सर्किट में या पार्ट ऑफ द सर्किट में लगा सकते हैं हम, है ना, ठीक है। तो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन कि अगर हम ओवरऑल सर्किट का ओम्स लॉ लिखें तो V इक्वल्स टू क्या होगा, IR। मतलब V हमारा पोटेंशियल है, R हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस, मतलब ओवरऑल सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस है, और करंट, जो भी करंट आपका सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल ओम्स लॉ। अच्छा, अब हम इंडिविजुअली का मतलब यानी कि पहले इस पोर्शन के लिए, फिर इस पोर्शन के लिए, फिर इस पोर्शन के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R1। अच्छा देखिए, V1 है, R1 है, बट I हमारा वही है। क्यों है? क्योंकि भाई आपको सबसे पहले बताया गया था, एक्टिविटी जो पहली वाली थी, इस एक्टिविटी में बताया गया था कि आपका जो भी करंट फ्लो करेगा सर्किट में, है ना, वो एक जैसा होगा सीरीज में, यानी कि करंट तो चेंज हो नहीं जाएगा जब एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पे जाएंगे, क्योंकि चार्ज जितना बैटरी से निकला, है ना, चार्ज जितना बैटरी से निकला उतना यहाँ इस R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, है ना, वो तो सेम रहेगा। इसीलिए V1 इक्वल्स टू IR1 हो गया, V2 इक्वल्स टू IR2 हो गया, V3 इक्वल्स टू IR3 हो गया। ये सबके लिए इंडिविजुअली हमने ओम्स लॉ लिख दिया। अब उठा करके सारी, यानी कि जो IR की वैल्यू है, सॉरी V की वैल्यू है टोटल, है ना, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे 12.11 में, ठीक है। 12.11 में जब ला करके रखा तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे I है और यहाँ पर तीनों में से हम लोग I को कॉमन ले लेंगे तो I आपका कैंसिल आउट होकर के हमें ये रिजल्ट मिला, है ना, कि R इक्वल्स टू, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इसेंस या रिजल्ट हमारा मिल गया कि जब कभी भी आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस हम आसानी से उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड करके निकाल सकते हैं। आसान शब्दों में कहें कि किसी भी सीरीज कनेक्शन में जो भी रेजिस्टेंसेस होते हैं उन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को जोड़ दो, ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और ओवरऑल सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है उस वो, ठीक है। इस पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt बैटरी, ओके। यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ओके। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, पहला ए पार्ट है दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओके। टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले तो ये पता करो, अभी हम लोगों ने सीरीज पढ़ा है तो इसलिए पता है आसानी से। जब इन जनरल सवाल आएगा तो पहले तो ये चेक करो कि भाई रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड कैसे हैं, दिख रहे हैं एंड टू एंड, ये भी और ये भी, यानी सीरीज कनेक्शन में है। सीरीज कनेक्शन में बड़ा आसान है कि जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर दो ही है ना, तो यानी 4 प्लस 20 यानी कि 24 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, फाइन। दूसरा पार्ट आपका द करंट थ्रू द सर्किट, तो सर्किट के थ्रू करंट क्या है, ये भी हमारा आसान है पता करना कि भाई आपका क्या है, सर्किट के थ्रू ओवरऑल करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है। आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस पता चल गया 20 ओम है, 24 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, या पोटेंशियल हमें सर्किट का पता है 6 वोल्ट, ओम्स लॉ है ना, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो आपका I आ जाएगा V अपॉन R, C हमारा 24 और R हमारा, सॉरी I have done it wrong, V is 6, so V is 6 volt, R is 20 volt,
6/24 विच विल बी 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर, ओके, जो कि आपका यहाँ पर निकाल करके दिखाया गया है। लास्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड द कंडक्टर। ओके, सवाल को पहले समझिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बैटरी का, ये जो है वो किसके अक्रॉस है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का दिया गया है वो हमारे पूरे सर्किट के अक्रॉस है ना, सर्किट यानी कि टोटल सर्किट के अक्रॉस। लेकिन यहाँ पर जो सी पार्ट में पूछा है वो ये पूछा है कि 4 ओम के अक्रॉस जो V1 होगा वो क्या होगा, और जो हमारा 20 ओम है उसके अक्रॉस जो V2 होगा वो क्या होगा। यानी कि ये कौन सा, ये वाला V1 और ये V2 पूछ रहे हैं इंडिविजुअल वाला। तो आसान नहीं है, आसान है ना। कैसे आसान है कि यहाँ पर ये जो V1 है उसको आसानी से इसी तरीके से जैसे यहाँ दिया वैसे लिख सकते हैं, IR1, यानी कि V1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, IR1, है ना। क्या हो गया, I तो हमारा वही 0.25 यानी कि 1/4, है ना, और R1 क्या है, R1 है हमारा 4 ओम, तो यानी कि 4, तो ये हमारा कितना आ गया, 1 वोल्ट। क्लियर? हाँ, तो आसान सी बात है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस बल्ब के अक्रॉस V2 निकालेंगे I इंटू R2, तो यानी I वहाँ पर हमारा अगेन 1/4 और रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 20 है ना, तो 20 इंटू 1/4 5 वोल्ट। ओके, तो हमारा इस तरीके से जो है वो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया गया है कि V1 निकाला हमने कैसे, यहाँ पे इन्होंने V1 जो है वो दूसरे तरीके से ले लिया है, मैंने मतलब नेमिंग डिफरेंट कर दी थी, V2 को V1 और V1 को V2। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेमिंग क्या कैसे भी करें। तो आपका ये निकल कर क्या है, 20 ओम से के अक्रॉस 20 इंटू 0.25 यानी कि 5 वोल्ट। ऐसे ही V2 के अक्रॉस निकल कर क्या है, 4 इंटू 0.25 यानी कि 1 वोल्ट। क्लियर? इस तरीके से आपका ये जो है ओवरऑल नहीं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें देखने को भी मिल गया, कैलकुलेट भी कर लिया। ओके, चलिए, नाउ वी कम्स टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ओके, तो पैरेलल रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं हम जानते हैं, ये हमारा सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम में एक्टिविटी जो दी गई है वो देख लेते हैं। मेक पैरेलल कनेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये पैरेलल ऑलरेडी हमारा सिस्टम बना हुआ है फिगर 12.10 में। of 3 resistances having resistance R1, R2, R3 respectively, connected with the battery obviously है, plug key and an ammeter, and also connect a voltmeter in the parallel with the combination। okay, यहाँ पर हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर क्रॉस में लगा दिया ओवरऑल, है ना। अब इसमें तो आप देख सकते हैं कि X और Y के बीच में ही सभी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, इंडिविजुअली थोड़ी निकाल सकते हैं, मतलब आपका X और Y के बीच में ही सारे रेजिस्टेंसेस हैं, है ना। तो यानी कि आप इंडिविजुअली इसमें नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो यही तो डिफरेंस है जो आपका पैरेलल और सीरीज है। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। ओके, आपने प्लग किया की को और मीटर रीडिंग नोट की। लेट द करंट बी आई, ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर को भी नोट करिए। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज ऑल्सो वी, वही बात तो कह रहा था कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, वी। क्यों वही होगा, क्योंकि भाई आपका हर एक रेजिस्टेंस पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में कनेक्टेड है। दिस कैन बी चेक बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। हर एक को के लिए इंडिविजुअल लगा करके देखेंगे तो भी ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। यानी कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन थी, है ना, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम था सर्किट में, देखा था कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, है ना, दूसरा जाने का एक ही रास्ता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट सेम नहीं होगा। अरे भाई ऐसा क्यों, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ये तो समझ में आया, करंट सेम क्यों नहीं है, जरा समझिए। यहाँ से ओवरऑल करंट आई गया, है ना, जब वो आई यहाँ से चलते चलते पॉइंट X पे आकर के खड़ा हुआ। अब X पे आकर के उस करंट को 3 रास्ते दिखेंगे, एक तो इधर जा सकता है, दूसरा बीच वाले रास्ते से और तीसरा S वाले रास्ते से।
और तीनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यानी कि कुछ ना कुछ बाधाएं हैं। तो इन तीनों रास्तों पे करंट कैसे, कौन से रास्ते पर जाएगा, है ना, ठीक है। तो इन एक्चुअली करंट तो क्या है, करंट को तो बेसिकली रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, है ना, तो हर एक तरफ रेजिस्टेंस है। तो करंट यहाँ से तीन भागों में बट जाएगा, यानी कि कुछ करंट चला जाएगा R1 के अक्रॉस, कुछ करंट चला जाएगा R2 के अक्रॉस और कुछ करंट चला जाएगा R3 के अक्रॉस। अगली एक्टिविटी, आगे की एक्टिविटी जो है वो इसी पे बेस्ड है, देख सकते हैं। हाँ, क्या कहा गया है, टेक आउट द प्लग की, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, ओके, मतलब उसको स्विच को निकाल दिया। रिमूव द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर ऑफ द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर इन द सीरीज विद रेजिस्टेंस R1, नोट द एमीटर रीडिंग इज I1। यानी कि अब हम यहाँ पर इसके पार्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि खाली वहाँ पर जाकर के एमीटर लगाया और वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर लगाएंगे तो रीडिंग हमें वही मिलेगी, क्योंकि भाई इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस भी वोल्टेज वही है, लेकिन करंट की रीडिंग यहाँ पे मिलेगी I1। क्यों, क्योंकि यहाँ X पे आने के बाद करंट तीन भागों में बट गया, यानी कि I1, I2 और I3। ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। जैसा हमने पहले पार्ट के लिए किया है ना, वैसा ही हम तीनों पार्ट के लिए करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि जैसे हमने वोल्ट मीटर R1 के अक्रॉस लगाया और उसके बगल में मीटर लगा करके हमने I1 की वैल्यू नापी, वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, इसको R2 के अक्रॉस लगाएंगे और यहाँ पे मीटर से I2 पता चल जाएगा। वैसे ही फिर हम तीसरे में लगाएंगे और यहाँ पे करंट I3 पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ से कुल मिलाकर के दो चीज़ें क्लियर हुई। एक कि आपका जो भी सर्किट में जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम रहता है, ठीक, और उतना ही रहता है। दूसरी चीज़ क्या पता चली कि जो करंट ओवरऑल I यहाँ पर आया था वो तीन टुकड़ों में डिवाइड हो गया, है ना, I1, I2 और I3। अच्छा, यही वाला करंट डिवाइड हुआ है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो I है वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, प्लस I3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ओवरऑल करंट यहाँ पे गया था वो तीनों में बट गया। ओके, चलिए अब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब इसके रिजल्ट का डिस्कशन कर लेते हैं मैथमेटिकली, जैसे कि हम अभी देख रहे थे। इसका मतलब क्या है, जो जंक्शन पे है जो हमारा करंट टोटल I था वो तीन भागों में बटा, I1, I2 और I3 में। अच्छा, अब हमने क्योंकि क्या किया था, हर एक इंडिविजुअल के अक्रॉस जो है हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर लगा करके देखा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ इसके अक्रॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। कैसे कि ये जो ओवरऑल क्या, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू R1, है ना। ओम्स लॉ तो भाई ओम्स लॉ, ये तो पार्ट ऑफ द सर्किट में भी लग जाएगा। तो यानी कि पहले वाले केस में आपका ये हो गया, है ना, V इक्वल्स टू एक्चुअली में यहाँ पर क्या था, V इक्वल्स टू I1 R1 था। तो वहाँ से हमने क्या किया, I1 की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई हमारी V अपॉन R1। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें सभी करंट की वैल्यू ले जाकर के इस इक्वेशन में लेकर रखनी है ना, इसलिए हमने सभी का इंडिविजुअल करंट हमें निकाल लेना है इसी तरीके से। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमने I1 की वैल्यू निकाल ली ऐसे ही ओम्स लॉ लगा करके, फिर हमने दूसरे वाले में I2 की वैल्यू निकाल ली, V अपॉन R2 आ जाएगी, ऐसे हमने तीसरे निकाल ली V अपॉन R2। अच्छा, और साथ ही हमने ओवरऑल सर्किट के लिए भी निकाल लिया। अच्छा, ये RP क्या है ओवरऑल सर्किट के लिए, ज़रा समझ लीजिए कि अभी हमने RP को मान लिया, क्या मान लिया कि इस पूरे पैरेलल कनेक्शन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो RP होगा। अच्छा, तो ये वो RP है। हाँ, तो ये RP जो है वो हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो अब इस पूरे सर्किट में आपका करंट यहाँ से ओवरऑल कितना एंट्री कर रहा था, I, ओके, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RP, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है V। तो यानी कि पोटेंशियल ओम्स लॉ लगाएं, V इक्वल्स टू IR, और I क्या है,
टोटल करंट आई और रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल आरपी, जिसको अभी हमें फाइनली R1 R2 R3 के टर्म में निकालना होगा। ओके, तो यहाँ से हम टोटल करंट आई की वैल्यू V अपॉन आरपी निकल आई। ठीक है, अब ये जो जितना सब निकाला, करंट आई निकाला, I1 निकाला, I2 निकाला, I3 निकाला, इन सब को उठा करके चारों को इसमें रख दिया, तो हमें मिली ये इक्वेशन V अपॉन आर पी इक्वल्स टू V अपॉन R1 इक्वल्स टू V अपॉन R2 इक्वल्स टू V अपॉन R3। फाइन, तो जब हमें ये इक्वेशन मिल गई तब आप देखेंगे इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपका कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है भाई? आपका कॉमन मिल रहा है V। हाँ, यहाँ इन तीनों से V कॉमन लिया तो V आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस का, जब आपके रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, है ना, तो आपका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, फॉर्मूला आपका बेसिकली है जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है आरपी। तो जब तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो 1 अपॉन आरपी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किस चीज़ का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, जब हमारे रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े हुए हों, पैरेलल में जुड़े हुए हों। ठीक है, चलिए अब आप इसको एक बार देख लें, फिर से रिवीजन कर लें, हम लोग अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो है कह रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम इन द फिगर 12.10, यानी कि जो 12.10 दिया गया था, 12.10 ये है। तो इन द फिगर 12.10 वी हैव रेजिस्टेंसेज R1 R2 एंड R3 जिनकी वैल्यू दे दी गई 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली, यानी कि R1 5, R2 10 और R3 30, which have been connected to battery of 12 वोल्ट। ओके, तो ये सवाल हो गया, नहीं सॉरी ये कंडीशंस हो गई। क्वेश्चन ए, द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, तो आपका हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा। द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट सर्किट में क्या होगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। हाँ, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी तीन चीज़ें पूछी हैं। क्या कि जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तीनों, तो तीनों अलग अलग जो रेजिस्टेंसेज उनके थ्रू करंट क्या है, ठीक है, और सर्किट में टोटल करंट क्या है और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। ओके, अच्छा एक बात बता दूं, जब भी सवाल पूछा जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में उन्होंने पूछा है, जैसे पहले ए पूछा तो पहले ए ही हमें सवाल में निकालना है, नहीं, आप जो पहले निकल आए है ना, एट दी एंड आपको आंसर चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस दिए गए हैं और आपका बैटरी का वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको इक्वेशन पता है ना, आप हर एक रेजिस्टेंस में क्या कर सकते हो, आप हर एक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगा सकते हो इंडिविजुअल में, है ना, इंडिविजुअल में ओम्स लॉ लगा सकते हो, यानी कि इस वाले पार्ट में, ठीक है, जो पहला लगा है उसमें लगा सकते हो। क्या, टोटल वोल्टेज तो वही रहेगा V बैटरी वाला, और हमारा करंट जो है वो पता करना है I1, रेजिस्टेंस हमें R1 यहाँ पे पता है। ठीक है, तो निकालना हमें करंट था। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा V अपॉन R1। V हमारा पता है, वहाँ पे कितना दिया था 12 वोल्ट, और R1 कितना है 5, तो 12 अपॉन 5 से हमारा क्या होगा, 12 अपॉन 5 से हमारा यहाँ का करंट निकल आया 2.4 एम्पियर। इसी तरीके से बाकी दोनों का भी निकाल लेंगे, है ना, V अपॉन R2 और V अपॉन R3 से ये 1.2 एम्पियर आया, ये 0.4 एम्पियर आया। ठीक है, तो यानी कि तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो आपका करंट जा रहा था वो पता चल गया, है ना, कि I1 आपका कितना है 2.4, I2 आपका कितना है 1.2 और I3 आपका कितना निकल करके आया 0.4। ठीक है, तो ये आपका सभी का इंडिविजुअल I1 I2 I3 निकल आया, लेकिन ये I1 I2 और I3 है क्या, ये तो आपका यहाँ से जो टोटल करंट I निकल रहा हो उसी का तो पार्ट है। यानी अगर इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल करंट आ जाएगा, है ना, टोटल करंट का मतलब आंसर B हो गया। ठीक
ठीक है। तो तीनों करंट को हमने जोड़ दिया और हमारा ओवरऑल करंट आ गया 4 एम्पियर। राइट, चलिए अच्छा लास्ट पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में जब सारे हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो उसका फॉर्मूला तो आप लोगों ने अभी अभी सीखा था कि 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, इस फॉर्मूले को लगाइए, आरपी को फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है ना। ठीक है, इसको मैं बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल को, कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा। हाँ, इन फिगर 12.12 R1 10 R2 40, R1 और R2 ये पैरेलल में हैं, एक 10 एक 40 है। R3 R4 और R5 ये यहाँ पर लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ना। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अच्छा, तो सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले इस सवाल से बाहर आते हैं, एक चीज़ बता दूं कि जो सवाल आपको पूछे जाएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीरीज है या सिर्फ पैरेलल है ना। सीरीज पैरेलल मिक्स भी हो सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे अंदर से शुरू करते हैं, है ना, सर्किट में। तो देखिए आपका है क्या कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में। यहाँ पर ये तीनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल में हैं। लेकिन इन दोनों का ओवरऑल टोटल और इन तीनों का टोटल आपस में कैसा है, सीरीज में है। ओके, तो आप क्या करिए, जब टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इधर यहाँ पर पहले इन दोनों का पैरेलल वाला टोटल निकालो और यहाँ पर इन तीनों का टोटल पैरेलल वाला निकालो और फिर यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल आया है और इन तीनों का जो टोटल आया है उनको सीरीज में आसानी से जोड़ दीजिए, तो आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और जब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया तो करंट फाइंड करना बड़ा आसान है ना। टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस, दैट्स इट, आपका वो निकल आएगा। फाइन, तो ये क्वेश्चन आप उसी तरीके से कर डालेंगे। फाइन, नाउ वी हैव सीन दैट इन द सीरीज सर्किट current is constant throughout the electric circuit, thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly। मतलब कहने का ये है कि एक बल्ब के लिए जो है करंट की वैल्यू बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन एक हीटर को रन करने के लिए करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दें, है ना, तब अगर हीटर को चलाने के हिसाब से करंट भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा भेजेंगे, आपका बल्ब चला जाएगा। और अगर हम लोग बल्ब को जलाने के हिसाब से करंट कम भेजेंगे तो हीटर चलेगा ही नहीं, उतना हीट ही नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उनमें इन जनरल जो हमारे अप्लाइंसेज होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सीरीज में कनेक्ट ना हो करके किसमें होते हैं, पैरेलल में। तो आपका फैन, आपका हीटर, आपके रेफ्रिजरेटर, ये सभी कैसे होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई इशू होता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क एंड दीज आर द 5 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क। हाँ, सो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सेंड। मुझे अभी तक लास्ट जो एक्चुअली पोर्शन है उससे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है, तो आई कैन एज्यूम दैट यू माइट हैव आइदर अंडरस्टूड और यू डोंट वांट टू आस्क। सो feel free to ask the questions and stay home, stay safe and do the homework. Okay, send it by tomorrow 4 o'clock.